गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमने 17वां चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और 17वां जो चैप्टर है श्वसन व गैसों का विनिमय, जिसमें हमने श्वसन क्या है उसकी परिभाषा पढ़ी, श्वसन जो है उसके जो प्रकार हैं वो पढ़े, जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं वो हमने पढ़े और फिर हमने पढ़ा मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है बेटा। और कल जो है उसकी क्लास में हमने पढ़ा था कि श्वसन की क्रिया विधि कैसे होती है, कि अंतः श्वसन और निःश्वसन किस प्रकार होता है। और उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि श्वसन संबंधी आयतन व क्षमताएं। ठीक है बेटा, इतना अपना हो गया था। आज जो हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं वो है गैसों का विनिमय। गैस जो है उनका विनिमय कैसे होता है, कि शरीर में गैसों का जो विनिमय है, आदान प्रदान जो है, कैसे CO2 को बाहर निकाला जाता है, कैसे ऑक्सीजन जो है वो हमारे पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो ये हम आज पढ़ेंगे गैसों का विनिमय। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा इसमें कि वायु कूपिकाएं जो होती हैं ये गैसों के विनिमय का स्थल होती हैं। वायु कूपिकाएं जो है ये गैसों के विनिमय का स्थल होती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि गैसों का जो विनिमय है वो कहां पर होता है, वायु कूपिकाओं में होता है। गैसों का जो आदान प्रदान है वो कहां पर होगा, वायु कूपिकाओं में होता है। ठीक है बेटा। वायु कूपिकाओं में गैसों का जो विनिमय होता है ये विनिमय सांद्रता के आधार पर, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कैसे होगा, सांद्रता के आधार पर होता है। और कौन सी, विसरण विधि के द्वारा होता है। सांद्रता के आधार पर विसरण विधि के द्वारा गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय वायु कूपिकाओं में होता है। सांद्रता के आधार पर, उच्च सांद्रता के आधार, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पदार्थों का जो परिवहन है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो यहां पर सांद्रता के आधार पर ही गैसों का विनिमय होगा। विधि कौन सी होगी बेटा, इसमें विसरण विधि होती है। ठीक है बेटा। आगे देखिए, गैसों का जब विनिमय होता है तो गैसों के विनिमय में जो वायुमंडल में जो गैस होती हैं, इन गैसों का एक दाब होता है। ये गैसें जो हैं इनका एक दाब होता है जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, जो सभी गैसों का एक दाब होता है। ठीक है। और इस दाब में प्रत्येक गैस जो है उसका योगदान होता है। प्रत्येक जो गैस होती है उसका योगदान होता है। भाई वायुमंडलीय जो दाब है ये सभी गैसों का सम्मिलित रूप से दाब है जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और उस वायुमंडलीय दाब में प्रत्येक गैस का अपना एक योगदान होता है। भाई ऑक्सीजन का अलग से योगदान है, CO2 का अलग से है, नाइट्रोजन का अलग से है। ठीक है। तो उस दाब को, जो प्रत्येक गैस का जो योगदान है, हिस्सा है, उस दाब को कहा जाता है आंशिक दाब। वो दाब क्या कहलाता है बेटा, आंशिक दाब कहलाता है। जो प्रत्येक गैस का हिस्सा है, भाई पूरा जो दाब है वो तो वायुमंडलीय दाब कह दिया। अब वायुमंडल में अनेक गैसें हैं और प्रत्येक गैस का उस दाब में अपना अपना हिस्सा है। तो अपना अपना जो हिस्सा है वो दाब क्या कहलाता है, आंशिक दाब कहलाता है। ठीक है। जैसे O2 जो है इसके आंशिक दाब को लिखा जाएगा PO2 के रूप में।
PO2 का मतलब O2 का आंशिक दाब। CO2 जो है इसको लिखा जाएगा PCO2 के रूप में। PCO2 का मतलब क्या हो गया, CO2 जो है उसका आंशिक दाब। ठीक है बेटा। तो वायुमंडल में जो प्रत्येक गैस होती है उसका वायुमंडलीय दाब में अपना अपना हिस्सा होता है, वही हिस्सा आंशिक दाब कहलाया, जिसमें O2 के आंशिक दाब को PO2 के रूप में लिखेंगे हम, CO2 के आंशिक दाब को PCO2 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक। आगे देखिए, आगे क्या है कि शरीर में गैसों का जो परिवहन है, शरीर में जो गैसों का परिवहन होता है वो आंशिक दाब पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा बेटा, आंशिक दाब पर निर्भर करता है। शरीर में गैसों का परिवहन किस पर निर्भर करेगा, आंशिक दाब पर निर्भर करेगा। और गैस जो है वो हमेशा उच्च आंशिक दाब से कहां जाएंगी, निम्न आंशिक दाब की ओर जाती हैं। उच्च आंशिक दाब से कहां जाएंगी बेटा, निम्न आंशिक दाब की ओर जाती हैं। तो गैसों का जो परिवहन है वो आंशिक दाब पर निर्भर करेगा। ठीक है बेटा। जैसे कुछ आंशिक दाब यहां पर दिखाए गए हैं कि जो वायु कूपिकाएं होती हैं उसमें PO2 यानी O2 का आंशिक दाब 104 mmHg होता है। 104 mmHg यानी पारे के दाब पर, 104 मिलीमीटर पारे के दाब पर होता है। CO2 जो है उसका आंशिक दाब कितना होता है, 40। वायु कूपिकाओं में O2 का आंशिक दाब कितना होगा बेटा, 104। CO2 का कितना हो गया, 40। अब यहां पर देखिए, यहां पर O2 का आंशिक दाब अधिक है। इस रक्त में देखिए, इस रक्त में O2 कितना है, 40। रक्त यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो O2 का आंशिक दाब रक्त में तो कितना है, 40 है रक्त में, यहां पर बताया गया है। और वायु कूपिका में कितना है, 104। तो वायु कूपिकाओं में ज्यादा है, तो वायु कूपिका से ऑक्सीजन किस में चली जाएगी, रक्त में चली जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखिए, ये रक्त हृदय से होता हुआ धमनी के द्वारा अब कहां पहुंचेगा, उत्तक में। उत्तक जो है इसमें O2 कितनी है बेटा, 40, आंशिक दाब 40 है। और यहां पर O2 का आंशिक दाब कितना है, 95 है। तो वो O2 जो है ये रक्त से किस में चली जाएगी, उत्तक यानी कोशिकाओं में चली जाएगी। भाई उच्च आंशिक दाब से कहां जाएगा, निम्न आंशिक दाब की ओर। तो यहां पर 104 आंशिक दाब है, यहां पर 40 है। तो 104 से जो ऑक्सीजन है वो रक्त में जाएगी, हृदय से होती हुई उत्तकों में जाएगी। उत्तकों में आंशिक दाब O2 का कम है, जिससे O2 रक्त से किस में चली जाएगी, उत्तकों में। और उत्तकों में जो CO2 है उसका आंशिक दाब कितना है, 45। और यहां पर रक्त में कितना है, 40। तो जो CO2 है वो उत्तकों से किस में आ जाएगी बेटा, रक्त में आ जाएगी। अब ये CO2 युक्त रक्त अब पहले हृदय में जाएगा, हृदय से वापस फेफड़ों में यानी वायु कूपिकाओं तक जाएगा। और इस रक्त में CO2 का दाब कितना है, 45। वायु कूपिकाओं में कितना है, 40। तो CO2 कहां जाएगी, रक्त से वायु कूपिकाओं में, यानी उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर गैसों का विनिमय होता है। समझ में आया बेटा, उच्च से निम्न की ओर। यहां O2 104 है, यहां O2 कितनी है, 40। तो O2 इसमें मिला जाएगी। उसके बाद यहां पर O2 कितनी है, 40, यहां पर कितनी है, 95। O2 यहां आ जाएगी। CO2 यहां पर 45 है और CO2 यहां पर कितनी है, 40। तो CO2 वापस रक्त में और हृदय से होती हुई वो वापस किस में आ जाएगी, वायु कूपिकाओं में आ जाती है। तो
गैसों का जो परिवहन है वो आंशिक दाब पर निर्भर करेगा, जो उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर होता है। ठीक है बेटा, ये है गैसों का विनिमय। विनिमय का स्थल क्या है? वायु कूपिकाएं हैं। विनिमय कैसे होगा? सांद्रता के आधार पर होगा। कौन सी विधि के द्वारा होगा? विसरण विधि के द्वारा होगा। आंशिक दाब किसे कहोगे? कि जो वायुमंडलीय दाब है उसमें प्रत्येक गैस जो है उसका अपना योगदान होता है, जिसे आंशिक दाब कहते हैं। O2 के आंशिक दाब को किससे लिखेंगे? PO2। CO2 के आंशिक दाब को कैसे लिखेंगे? PCO2 लिखेंगे। परिवहन कैसे होगा? उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर इसका परिवहन होगा। ठीक है बेटा, यहां तक। अब अगला टॉपिक लेते हैं हम। ये तो हो गया गैसों का विनिमय। अब हम एक एक करके देखेंगे कि CO2 और O2 जो है इसका विनिमय किस प्रकार होता है। तो इसको मिटा देते हैं बेटा एक बार। अब अगला टॉपिक जो अपना है वो है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो है गैसों का विनिमय। गैस जो है उनका आदान प्रदान कैसे होता है, वो तो सांद्रता के आधार पर विसरण विधि द्वारा। अब गैसों का परिवहन कि वायु कूपिकाओं से अब उस गैस को शरीर के विभिन्न भागों तक लेके कौन जाएगा, वो है परिवहन। विनिमय का मतलब क्या होगा? आदान प्रदान। कैसे होगा? सांद्रता के आधार पर विसरण विधि द्वारा। और गैसों का परिवहन यानी अब वो जो गैस है है उस गैस को शरीर के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो गैसों का जो परिवहन होता है शरीर में, उसका माध्यम जो है, गैसों के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। क्या होता है बेटा? रक्त। गैस जो है उनके परिवहन का माध्यम क्या है? रक्त होता है। यानी हमारे पूरे शरीर में O2 व CO2 का जो परिवहन है पूरे शरीर में, वो किसके द्वारा होगा? किसके माध्यम से होगा? रक्त के माध्यम से होता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए कि O2 जो है उसका परिवहन देखिए कैसे होता है कि 90% या मैं कहूं कि 97% ऑक्सीजन जो है उसका परिवहन आरबीसी के द्वारा होता है। 97% ऑक्सीजन का शरीर में परिवहन किसके द्वारा होगा? आरबीसी के द्वारा होता है। 3% जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन प्लाज्मा जो है उसके द्वारा घुलित अवस्था में होता है। ये चीज आपको अपने को अच्छे से याद रखनी है कि 97% ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा। 3% ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा जो है उसके द्वारा होता है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया O2। अब हम बात करते हैं CO2 की। देखिए बेटा, 20 से 25% जो CO2 है उसका परिवहन आरबीसी करती है। कौन करती है? आरबीसी। 20 से 25% CO2 का परिवहन आरबीसी के द्वारा होता है। ठीक है बेटा, उसके अलावा देखिए 70% CO2 का जो परिवहन है वो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। 70% CO2 का परिवहन किस रूप में होगा? बाइकार्बोनेट के रूप में। ये आगे सभी बताएंगे आपको।
तो 70% O2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में, और उसके अलावा 7% O2 जो है उसका जो परिवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में होता है। प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में होता है। ये हो गई O2 और CO2 का परिवहन शरीर में किस प्रकार होता है। 97% O2 का परिवहन आरबीसी के द्वारा, 3% O2 का परिवहन प्लाज्मा में घुलित अवस्था के द्वारा होगा, 20 से 25% CO2 का परिवहन आरबीसी करेगी, 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में, और 7% CO2 का जो परिवहन है वो प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में होता है। ठीक है बेटा, अब हम यहां पर एक एक करके पढ़ेंगे कि O2 का परिवहन किस प्रकार हुआ और CO2 का परिवहन किस प्रकार हुआ। तो हम सबसे पहले लेते हैं O2 का परिवहन। इसको बिठा देते हैं बेटा एक बार। ये हो गया अपना क्लियर। अब नंबर 1 पर लेते हैं O2 का परिवहन। O2 का परिवहन, शरीर में O2 का जो परिवहन है वो किस प्रकार होता है। ठीक है बेटा, O2 का परिवहन किस प्रकार होता है। देखिए बेटा, रक्त जो है, रक्त में आरबीसी पाई जाती है। आपने पढ़ा कि भाई 97% O2 का जो परिवहन है वो आरबीसी के द्वारा है, और आरबीसी किस में पाई जाती है, रक्त में। रक्त में आयरन युक्त यानी लोह युक्त एक तत्व पाया जाता है जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन बोला जाता है। ये आरबीसी में उपस्थित होता है। Fe यानी आयरन युक्त या लोह युक्त तत्व है हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, तो हीमोग्लोबिन जो है ये O2 का परिवहन करेगा। अब देखिए बेटा, यहां पर ये वायु कूपिका है। वायु कूपिका में PO2 कितनी है बेटा, 104 mmHg, यानी वायु कूपिकाओं में उच्च O2 जो है उसका उच्च आंशिक दाब है, और रक्त में PO2 कितनी है, 40। तो यहां पर PO2 का उच्च आंशिक दाब होता है, और उस उच्च आंशिक दाब के कारण O2 जो है ये जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन से। वायु कूपिकाओं में O2 का उच्च आंशिक दाब होने के कारण O2 हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, और हीमोग्लोबिन से जुड़कर वो बनाती है हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका निर्माण करती है। ठीक है बेटा, किस कारण, क्योंकि वायु कूपिकाओं में ऑक्सीजन का उच्च आंशिक दाब होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। अब ये ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन जो है ये अब हृदय में पहुंचता है, और धमनियों के द्वारा अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पहुंचेगा बेटा, उत्तकों तक पहुंचता है। उत्तक जो होते हैं उसमें O2 का आंशिक दाब 40 होता है। उत्तकों में O2 का आंशिक दाब कितना है, 40, और यहां पर O2 का आंशिक दाब कम है,
यहां पर O2 का आंशिक दाब 95 था रक्त वाहिनियों में, यहां पर 104 जो धीरे धीरे कम हो गया, और यहां पर कितना हो गया 95 है। और उत्तकों में O2 का आंशिक दाब कितना है 40। उत्तकों में O2 का निम्न आंशिक दाब होने के कारण इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन हो जाता है। किस में विघटन हो जाता है? ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। ऑक्सीजन व हीमोग्लोबिन में इसका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक था, जिससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ गई, लेकिन वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब उत्तकों तक पहुंचता है तो उत्तकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है, और कम होने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन होगा, जिससे ऑक्सीजन व हीमोग्लोबिन बनेंगे, और वो ऑक्सीजन है वो किस में चली जाएगी? जो उत्तक हैं उनमें प्रवेश कर जाती है। यह है ऑक्सीजन का परिवहन, कि वायु कुपिकाओं में ऑक्सीजन जो है उसका आंशिक दाब अधिक होता है, जिससे ऑक्सीजन रक्त से जुड़कर, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब कहां पहुंचेगा बेटा? उत्तकों में। उत्तकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है, और आंशिक दाब कम होते ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, और विघटन होने से ऑक्सीजन व हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, और जिससे ऑक्सीजन है ये उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब यानी उत्तकों में प्रवेश कर जाती है। एक चीज और देखिए बेटा यहां पर कि 100 ml जो रक्त होता है इसके द्वारा 5 ml O2 जो है इसका परिवहन होता है। O2 जो है इसका जो परिवहन देखिए 100 ml रक्त जो होता है ये 5 ml O2 का परिवहन कर लेता है। 100 ml रक्त 5 ml O2 जो है उसका परिवहन करता है। ठीक है बेटा, अब एक चीज और समझने की है यहां पर, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र कहा जाता है, कि देखिए बेटा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है ये किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन से जुड़ता है, और हीमोग्लोबिन की जो संतृप्तता है, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता और इसके वियोजन के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता या उसके आंशिक दाब बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता और उसके आंशिक दाब O2 के आंशिक दाब के बीच में ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ सिग्मोइड ग्राफ प्राप्त होता है, यानी एस आकार का ग्राफ जो है ये हमें प्राप्त होता है। किसके बीच में? हीमोग्लोबिन की O2 से संतृप्तता और उसके आंशिक दाब के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ जो है वो एक सिग्मोइड यानी एस आकार का ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र कहा जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका वियोजन वक्र कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो आज हमने पढ़ा O2 का परिवहन। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? एक तो सबसे पहले पढ़ा गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय कैसे होता है भाई? स्थल कौन सा है गैसों के विनिमय का? वायुकुपिकाएं। कौन सी विधि के द्वारा होता है गैसों का विनिमय? विसरण विधि के द्वारा होता है। ठीक है बेटा, वायु दाब जो होता है उसमें प्रत्येक गैस की अपनी भूमिका होती है, जिसे आंशिक दाब कहा जाता है, और O2 के आंशिक दाब को हम PO2 लिखेंगे, CO2 के आंशिक दाब को PCO2 लिखते हैं। ठीक है बेटा,
और गैसों का जो विनिमय है वो उच्च आंशिक दाब से हमेशा निम्न आंशिक दाब की ओर ही होता है। ठीक है बेटा, गैसों के का जो परिवहन है उसका माध्यम जो है वो रक्त होता है। जैसे O2 की हम बात करें तो 97% O2 का परिवहन आरबीसी करती है, 3% O2 का जो परिवहन है वो प्लाज्मा में गुलित अवस्था में होता है। CO2 की अगर हम बात करें तो 20 से 25% CO2 का जो परिवहन होता है वो आरबीसी के द्वारा, 70% CO2 का जो परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में, और 7% CO2 का जो परिवहन होता है वो प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में होता है। और फिर हम लास्ट में पढ़ा हमने O2 का परिवहन। देखिए बेटा, रक्त में उपस्थित जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन है, और वायु कूपिकाओं में हीमोग्लोबिन की सांद्रता या आंशिक दाब अधिक होने के कारण ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और जब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन उत्तकों में पहुंचता है तो उत्तकों में O2 का आंशिक दाब कम होता है, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन हो जाता है और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बनता है, और ऑक्सीजन कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आज हमने पढ़ा ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।